नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में रणनीति श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास की तैयारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके किस प्रकार से की जानी चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं आप सभी के लिए, जिसमें हमने बात की थी आधुनिक भारतीय इतिहास की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर कैसे की जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, ये बात मैंने वहाँ भी कही थी, यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी हम जोड़ करके ही करते हैं। ऐसे में अधिकांश विषय उनको मैं इसके पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हुए। अब यहां पर कुछ और विषय आकर के जुड़ेंगे और हमारे जो समझने का स्तर है, जो पढ़ने का स्तर है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आता है। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बस थोड़ा सा अंतर इस बात का रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर आपको तथ्य और अवधारणा इनको साथ में लेकर चलना होता है। और जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, यहां पर हमारा मुख्य ध्यान रहता है अवधारणा और विश्लेषण पर। यह विश्लेषण अधिकांशतः अनुप्रयोग आधारित होता है। अनुप्रयोग अर्थात मैं इसको थोड़ा सा आसान बना दूं आपके लिए, तो एप्लीकेशन, कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसका वर्तमान के साथ में क्या संबंध है। ये कुछ खास चीजें हैं जो कि मुख्य परीक्षा में इतिहास विषय के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है आधुनिक भारतीय इतिहास का मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। आप यहां पाठ्यक्रम अगर देखें तो 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से अर्थात लगभग 1750 से और वर्तमान तक, तो फिर हम वर्तमान में 2022 में हैं। लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास की हम जब बात करते हैं तो मूल रूप से हम आते हैं 1947 तक। और 1750 में जो भारत की राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, इसको और बेहतर से समझने के लिए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में खास तौर पर हम औरंगजेब की मृत्यु से घटनाओं को देखना शुरू करते हैं, मुगलों के पतन से। आप यहां पर देखें, यहां पर व्यक्तित्व और विषय भी हैं। और 1947 के बाद में हम जब वर्तमान तक आते हैं तो ये इतिहास का कौन सा खंड हो जाता है? आजादी के बाद का, स्वतंत्रता के पश्चात का भारतीय इतिहास हो जाता है, जिसके विषय में हम अलग से बात करेंगे। इसके अलावा आप देखें स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब यहां पर योगदानकर्ताओं में हम भारतीय और विदेशी दोनों तरह के व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं। ऐसे कई सारे विदेशी भी रहे जिन्होंने विदेशों से भारत में आकर के आजादी के संघर्ष में हमारा साथ दिया है। और इसमें एक सबसे बड़ा नाम है एनी बेसेंट, जो कि एक समाज सुधारक के रूप में भी सामने आती हैं और स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में भी सामने आती हैं। एक बहुत बड़ा नाम है वो। तो हमें इन विषयों को यहां पर ध्यान में रखना होता है। ये आपके सामने पाठ्यक्रम है। मुख्य परीक्षा के अंदर में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के अंदर में
आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ साथ हम भारतीय विरासत और संस्कृति के विषय भी देखते हैं। इसके अलावा हम विश्व इतिहास के विषयों को भी जोड़ करके देखते हैं। और मैंने ये तो पहले ही बोल दिया है कि आज़ादी के बाद का भारतीय इतिहास भी मुख्य परीक्षा के साथ में जुड़ता है। आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन से कितने अंकों के प्रश्न आए हैं, प्रश्नों की संख्या के साथ में ये पूरा विश्लेषण आपके सामने है। 2013 को यहां पर आधार वर्ष के रूप में रखा गया है, क्योंकि यही वो वर्ष था जब नया पाठ्यक्रम आया था, जो कि अभी चल रहा है। क्योंकि आधुनिक भारतीय इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण खंड हो जाता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए कि हम थोड़ा यहां पर अपनी गहराई को बढ़ाएं, थोड़ा अधिक वर्षों का विश्लेषण कर लें। अन्य खंडों में हम थोड़ा सा इसमें उदारता भी दिखा सकते हैं। एक बात आप लोग और ध्यान रखें कि हम जब इन प्रश्नों की संख्या का निर्धारण करते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो, आधुनिक भारतीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए, या पूरे इतिहास के खंड को ध्यान में रखते हुए, या मुख्य परीक्षा के अंदर में प्रश्नों का निर्धारण हो, तो प्रश्नों की संख्या में कुछ एक अंतर आपको अलग अलग अध्यापक बता सकते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अन्य खंडों के साथ में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर यह अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि विभाजन किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, तो आधुनिक भारतीय इतिहास या इतिहास के खंड के अंदर में कुछ ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने आ जाते हैं जो कि दो विषयों से जुड़ जाते हैं। जैसे कि इस वर्ष ही हुआ, 2022 में ही एक प्रश्न आया कि 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, जो उनका पुनर्गठन है, यह लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है 19वीं शताब्दी के मध्य से। मतलब कहां पर आपको पहुंचा दिया गया? 1850 पहुंचा दिया गया, और यह पुनर्गठन की प्रक्रिया को वर्तमान तक लाया गया। तो 2014 में हमने तेलंगाना राज्य का निर्माण देखा था। तो आपको 1850 से 2014 तक लाया गया, और वर्तमान में जो अलग अलग राज्यों के कुछ मांगे और भी उठ रही हैं, आप उनसे भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें जो कि इस वर्ष पूछा गया, तो इसमें आपको आधुनिक भारतीय इतिहास मतलब कि 1947 तक और 1947 के जो बाद का खंड है वो भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। ऐसे ही भारतीय समाज के साथ में भी कई बार इतिहास के विषय जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ एक प्रश्नों की संख्या का अंतर आपके सामने आ सकता है, तो उस पर बहुत तनाव नहीं लेना है आपको। आप यहां पर देखें तो ये यहां पर अंक लिखे हुए हैं और ये लिखे हुए हैं प्रश्न, और हमें यहां पर 2017 में देखने को मिला कि करीब 5 प्रश्न आए 65 अंकों के लिए। इस वर्ष अगर हम देखें तो हमें काफ़ी कम संख्या देखने को मिली, हमें 2 प्रश्न देखने को मिले 20 अंकों के लिए। लेकिन जो प्रश्न अभी मैंने बताया आपको राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में, तो इसका कुछ हिस्सा आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में भी जुड़ता है और कुछ आजादी के बाद के भारतीय इतिहास के साथ भी जुड़ता है। तो अब आधा ये प्रश्न का उत्तर आधुनिक भारतीय इतिहास के अनुसार आएगा, आधा आजादी के बाद के भारतीय इतिहास के अनुसार आएगा। तो हो सकता है कुछ लोग अब यहाँ पर इसको 2 को 2.5 लिख दें, और यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है इसमें इसके आधे अंक जोड़ दें। क्योंकि ये जो प्रश्न था ये करीब 15 अंकों का था, तो 15 का आधा 7.5 यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से ये सब विभाजन होते रहते हैं, इस पर बहुत तनाव नहीं लेना आपको। आप यहां पर देखिए तो सामान्य रूप से हमें 3 से 4 प्रश्न, तो आप देखो 3 3 3, ठीक है, 3 4 3, 3 से 4 प्रश्न तो हमें मुख्य परीक्षा के अंदर में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के अंदर में मुख्य परीक्षा में इस खंड से देखने को मिल जाते हैं। अब प्रश्नों की प्रकृति किस तरह की रहती है, जैसे हमने प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में बात करते हुए प्रश्नों को देखा था, वैसे ही यहां पर भी देखेंगे।
आप यहां पर देखिए। तो एक प्रश्न आप देखें, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। अब जरा आप समझिए, यहां पर प्रश्न आया 2020 में। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया, कई वैचारिक धाराओं को, और यहां पर इसके साथ में क्या किया है, टाइमलाइन को जोड़ दिया है। 1920 का दशक वो दशक है जब हमें भारत के अंदर में गांधी जी का आगमन देखने को मिलता है, और इसके साथ में ही हम देखते हैं कि जो श्रमिक संघ हैं इनका भी उदय होना शुरू होता है। भारत के अंदर में समाजवादी विचारों का असर भी आना शुरू होता है। 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी और भारत के ऊपर इसका असर भी आ रहा था। इसके साथ साथ में हम देखते हैं क्रांतिकारी विचारधारा भी आगे बढ़ रही होती है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। इसके साथ साथ में हम महिला जागृति के विषयों को भी यहां पर जोड़ के देखते हैं। तो इतने सारे विषय हैं जो यहां पर जुड़ जाते हैं 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में। इसके अलावा अगर हम कुछ और विषयों को भी जोड़ें तो यहां पर धर्म सुधार के विषय भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जुड़ रहे थे। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो अकाली आंदोलन, जो कि मूल रूप से एक धार्मिक विषय से जुड़ा हुआ आंदोलन रहा, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति भी उसने प्राप्त की। तो अब आखिर इन सारे विषयों को आप जोड़ करके यहां पर कैसे लिख पाओगे? ये तभी हो पाएगा जब इन विषयों के बारे में आपकी समझ बेहतर हो। इसके अलावा एक और विषय देखिए, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को जोड़ करके रचनात्मक कार्यक्रमों की बात की गई है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के आंदोलन, उनका तुलनात्मक अध्ययन, गांधी जी की रणनीति सारे महत्वपूर्ण हैं। और गांधी जी के आंदोलनों का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता था रचनात्मक कार्यक्रम। और इन रचनात्मक कार्यक्रमों में हम देखते थे आत्मनिर्भरता के विषय। आत्मनिर्भरता के अंदर में खादी के विषयों को जोड़ करके हम देखते थे। इसके अलावा ग्राम विकास के विषय, जहां पर मद्यपान निषेध के विषयों को उठाया जाता था, शिक्षा के विषय। इसके साथ साथ में महिला सशक्तिकरण के विषय हमारे सामने आते हैं। इसके साथ में हरिजन उद्धार के विषयों को हम लोग जोड़ते हैं। तो कम से कम ये 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम हैं जो कि गांधीवादी आंदोलनों में हमको देखने को मिलते हैं। और जब ये तथ्य हमें स्पष्ट होते हैं तो फिर इनका विश्लेषण करना हमारे लिए आसान होता है। इसके अलावा आप आगे देखिए, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताइए। अब इन प्रश्नों को देखते हुए आप देखें कि यहां पर कितनी थीम्स हैं। आप देखें, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, लेकिन यहां पर लिख दिया है भारतीय सिपाहियों वाली। तो अर्थात भारतीय सिपाही भी योग्यता से कार्य कर सकते थे, लेकिन यही भारतीय सिपाही भारतीय शासकों के जब नियंत्रण में थे, जब उनके नेतृत्व में लड़ते थे, तब क्यों नहीं जीत पा रहे थे? तुलना कर दी फिर से, आप देख रहे हैं 2 विषयों को, 3 विषयों को ऐसे ही तुलनात्मक रूप से आपके सामने लाया जाता है। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी होता है, मुख्य परीक्षा में भी होता है। इसके अलावा अब यहां पर आप देखें कि भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, तो यहां पर हमारे सामने विषय आते हैं। सबसे पहले सैन्य प्रशिक्षण के विषय आते हैं।
इसके अलावा अंग्रेज बेहतरीन पे मास्टर हैं, जो वेतन है, सैलरी है, वो समय से देते हैं। तो ऐसे में जो आर्थिक स्थिति के विषय हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा संगठन के विषय और जो भारतीय शासक हैं इनके संदर्भ में हम देखते हैं कि अदूरदर्शिता या एकता का अभाव, ये सब कुछ कमियां रही हमारी। संगठन की हम बात करते हैं तो अंग्रेजों की सेना के अंदर में कई अधिकारी हुआ करते थे। अगर एक अधिकारी की मृत्यु हो भी गई तो दूसरा अधिकारी सेना को लीड करेगा। हमारे यहाँ पर अधिकांशतः सेना का नेतृत्व एक सुप्रीम कमांडर के हाथों में होता था। ऐसे में युद्ध के मैदान में अगर ऐसे सेनापति की मृत्यु हो गई तो सेना दिशाहीन हो जाती थी। बक्सर के युद्ध के समय हम देखते हैं कि शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, उसकी सेना में विद्रोह हो जाता है क्योंकि सैनिकों को वेतन नहीं मिला था। तो ऐसे में हमें यह बात समझ में आती है कि अंग्रेजों ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया। खास तौर पर सेंट टोमे की लड़ाई के माध्यम से, जिसको हम प्रथम कर्नाटक युद्ध से जोड़ करके देखते हैं कि भारतीयों के पास महज संख्या बल है, कुशलता नहीं है। और इसके अलावा फ्रांसीसियों ने इस बात को भी देखा क्योंकि सेंट टोमे की जो लड़ाई है वो भारतीय पक्ष और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, लेकिन लाभ तो सभी लेंगे, सारे यूरोपीय कंपनियां इसका लाभ उठाएंगी। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर भारतीय सैनिकों को अच्छे हथियार मिले, समय से वेतन मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले, तो ये भी यूरोपीय सैनिकों से किसी मामले में कम नहीं है। और वो हमने देखा। आप देख रहे हैं किस तरीके से तुलना की गई है यहां पर विषयों की। इसके अलावा एक अगला विषय है और बड़ा प्रसिद्ध विषय है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। अब देखिए, ये औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है और आप इसको जब देखते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में भी यह विषय महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। और देखिए, मुख्य परीक्षा में 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है। क्लासरूम में ही हमने जिन चीजों का अध्ययन किया था, सीधे तौर पर अक्सर आपको विषय देखने को मिल जाते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर में। इसका कारण क्या है, वो कारण भी मैं आपको यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं। दरअसल आप लोग जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हुए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि क्षैतिज विस्तार पर हमें अधिक ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जो लंबवत विस्तार है हमें थोड़ा उस पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है। अब क्षैतिज विस्तार का मतलब हो गया कि एक विषय को पढ़ते हुए आप उसके अलग अलग डायमेंशंस को देखें। मुख्य परीक्षा में इन डायमेंशंस पर तो हमें ध्यान देना ही होता है, लेकिन हमें एक विषय विशेष के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ऐसे में विषयों की संख्या थोड़ी सी घट जाती है मुख्य परीक्षा की बात करते हुए, लेकिन इन अलग अलग विषयों के बीच अंतर संबंध क्या है, ये विषय हमें यहां पर ध्यान में रखना होता है। तो ऐसे में लंबवत विस्तार, एक विषय पर आपकी जो विशेषज्ञता है वो थोड़ी सी यहां पर हमें बढ़ानी पड़ती है। अगला विषय यहां पर रहता है कि अध्ययन के स्रोत क्या होने चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, एनसीईआरटी आपको दोनों जगहों पर सामने आपके आती ही आती है। रणनीति हमारी वही रहने वाली है कि हम अधिक ध्यान कहां पर देंगे, कक्षा 8 की इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक, फिर कक्षा 12 की। और इसका अध्ययन इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास समय कितना है और आपके अध्ययन की पृष्ठभूमि क्या है। अगर आपकी पृष्ठभूमि इतिहास विषय के साथ में जुड़ी हुई है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप
ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर इतिहास विषय को पढ़े हुए 6-7 साल से अधिक का समय हो चुका है या 3-4 साल से अधिक का समय हो चुका है, तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। अब अगर आपके पास तैयारी का समय कम है तब भी डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि इसको पढ़ें कि ना पढ़ें। इसके अलावा आपका अध्यापक वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं कक्षा के अंदर में, इस बात पर भी निर्भर करेगा इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। लेकिन सामान्य रूप से एक सलाह ये दी जाती है कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, कम से कम ये 2 NCERTs, तो ऐसे में जो एक कथा क्रम है, जो स्टोरी लाइन है, वो स्पष्ट हो जाता है आपको। इसके अलावा ये 2 NCERTs और रहती हैं कक्षा 9 के लिए और कक्षा 10 के लिए, इनमें भी कुछ अध्याय रहते हैं। तो ये फिर से समय और पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है। तो आप इस बात को देखें कि आपकी स्थिति क्या है और उसके अनुसार ही आप इसका अध्ययन करें। इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पुस्तकों की बात तो हमारी हुई थी। अब कुछ लोग प्रारंभिक परीक्षा का जब वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वहां पर वो सोचेंगे कि सर इस पुस्तक का नाम तो आपने लिया ही नहीं, तो इस पुस्तक का नाम मुझे यहां लेना था, क्योंकि ये मुख्य रूप से पुस्तक जुड़ी हुई है मुख्य परीक्षा के साथ में। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, पनेकर, सुचेता महाजन। तो इस पुस्तक को आप यहां पर जोड़ सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों पुस्तकों को रख लें और चाहे आप इन दोनों पुस्तकों को रख लें। और रणनीति यहां पर भी वही रहने वाली है कि एक पुस्तक को कई बार पढ़ना है ताकि जो हमारी अवधारणात्मक समझ है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो ये विषय प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों में हमारी मदद करते हैं। और यहां पर आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू करते हुए मुगलों का पतन, ये विषय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुगलों के पतन के साथ में ही हम भारत के अंदर में क्षेत्रीय राज्यों के उदय को देखते हैं। और इससे एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। जैसे प्रश्न था कि करीब 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। और यहीं पर हम देखते हैं कि इन क्षेत्रीय राज्यों का संबंध अंग्रेजों के साथ भी होता है, जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछा गया। तो प्रारंभिक परीक्षा की हम जब बात करते हैं तो वहां पर मुगलों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में आते हुए इनका महत्व अधिक हो जाता है। तो खास तौर पर शुरुआत में इस विषय पर आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अंग्रेजों की नीतियां, और जब अंग्रेजों की हम नीतियों की बात करते हैं तो यहां पर राजनीतिक नीतियां कि भारत में प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, या करजन की क्या भूमिका रही प्रशासनिक विकास के संदर्भ में, या डलहौजी की क्या भूमिका रही आधुनिक भारत के निर्माण के संदर्भ में। इसके अलावा हम लोग आर्थिक नीतियों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, धन के निकास का सिद्धांत। इसके अलावा जैसे हमारे सामने एक विषय आता है कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं उनकी वजह से भारत का विऔद्योगीकरण हुआ, लेकिन अब यहां पर नए चिंतक भी हैं और वो कहते हैं कि ये बात एक तरफा है। और ये चिंतक कहते हैं, ये विद्वान कहते हैं कि भारत के अगर कुछ भागों का विऔद्योगीकरण हुआ तो उसी समय में कुछ भागों का औद्योगिकरण भी हुआ था। कि अगर बंगाल के क्षेत्र में विऔद्योगीकरण हम देख रहे थे, उद्योग धंधों का पतन हो रहा था, तो बंबई के क्षेत्र की तरफ, गुजरात के क्षेत्र की तरफ हम देख रहे थे कि औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई, मद्रास के क्षेत्र में भी। तो हमें धन के निकास के सिद्धांत को पढ़ते हुए और औद्योगिकरण और विऔद्योगिकरण को समझते हुए इस बहस को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो विषय है, ये विषय हमारे सामने कहां पर आते हैं, हम जब मुख्य परीक्षा के अंदर में आते हैं।
इसके अलावा सामाजिक और शैक्षिक नीतियां। अब यहां पर हम इस विषय को देखते हैं कि भारत के अंदर में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, तो यहां पर निम्न जाति की जो महिलाएं रहीं, उनकी जो भूमिका रही वो नगण्य रही। या महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए हमारा अधिकांश ध्यान शहरों तक ही सीमित रहा, हम ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभाव नहीं पहुंचा पाए। तो यहां पर क्या कारण रहे, उनका विश्लेषण कीजिए। तो इस तरीके से नीतियों का विश्लेषण, ये विषय हमारे सामने अधिक उभर करके आते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं भारतीय विद्रोहों को और आंदोलनों को। तो अगर हम यहां पर विभिन्न विद्रोहों में देखें, जनजातीय विद्रोहों की अगर हम बात करें, तो जनजातीय विद्रोहों का स्वरूप क्या रहा भारत के अंदर में, इनके शुरू होने के कारण क्या रहे, जनजातीय विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में कैसे जुड़ा, किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर में क्या प्रभाव छोड़ता है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को जोड़ दिया गया। या हम जब विभिन्न आंदोलनों की बात करते हैं और खास तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें गांधी जी की भूमिका क्या रही, गांधी जी के अलग अलग आंदोलनों के बीच में तुलना। इसके साथ में हम इस विषय को भी यहां पर देखते हैं कि कुछ कल्पना आधारित प्रश्न भी सामने आते हैं, जैसे कि अगर गांधी जी नहीं होते तो भारत की जो आजादी है वो कितनी भिन्न होती, बताइए, समझाइए इसको। या जो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न है, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि इन व्यक्तित्वों के बीच में तुलना कर दी जाती है। जैसे कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, अब दोनों ने दलितों के विकास के लिए कार्य किया है, दलित उद्धार के लिए इन दोनों ने ही प्रयास किए, दोनों ने ही कार्य किया, लेकिन दोनों की रणनीतियां अलग अलग हैं। इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया आपकी परीक्षा में, अपसारी उपागम। और जब ऐसे शब्द आते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि थोड़ा जो अंग्रेजी संस्करण है उसको देख लिया करिए। मतलब डाइवर्जेंट मेथोडोलॉजी, दोनों के तरीके अलग हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर वो जो संवैधानिक रास्ता है, कानूनी रास्ता है, वहां से दलितों का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी की हम बात करते हैं तो वो एक जन नेता है और वो इस बारे में यकीन करते हैं कि दलित उद्धार वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर इसको हम जन जागरूकता से जोड़ दें। तो दोनों का लक्ष्य एक है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दोनों समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन दोनों की समाजवादी विचारधारा की व्याख्याओं में अंतर है। ऐसे ही भगत सिंह या गांधी जी के बीच तुलना हमारे सामने आ सकती है, या जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल के बीच तुलना वाले प्रश्न हमारे सामने हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व आधारित प्रश्नों में ये एक सूची मैंने आप लोगों को दी है, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनको यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, विवेकानंद, रामास्वामी नायकर। तो यहाँ पर कुछ नेता समाज सुधार आंदोलनों के साथ में जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अगर आप देखें तो एनी बेसेंट समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों से जुड़ी हुई हैं। सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। भीमराव अंबेडकर से आगे बढ़ते हुए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के विषयों को मुख्य रूप से देखते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर भी समाज सुधार के विषयों से जुड़े रहे। तो देखिए, अक्सर आप लोग इस बात को देखोगे, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं वो कहीं ना कहीं समाज सुधार के विषयों से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा। जैसे गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब गांधी जी की भूमिका महिला सशक्तिकरण के साथ में भी हम जोड़ देते हैं,
कि गांधीवादी प्रावस्था के दौरान जो महिलाओं की भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलन में, इसको स्पष्ट करिए। तो फिर हमें गांधीवादी आंदोलनों को शुरू करना पड़ता है कहां से? असहयोग से लेकर के और भारत छोड़ो तक आना पड़ता है राष्ट्रीय स्तर तक। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर हम जब अहमदाबाद के अंदर में गांधी जी के आंदोलनों को देखते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है, लेकिन वो एक उद्योगपति वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, लेकिन भूमिका तो है। इसके अलावा गांधीवादी आंदोलनों के अंदर में हमें हर वर्ग, हर संप्रदाय की महिलाओं की भूमिका देखने को मिलती है, चाहे मातंगिनी हजारा हो एकदम निम्न वर्ग से, और चाहे वो कमला नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू की अर्धांगिनी, उनकी पत्नी। इसके अलावा हम देखते हैं महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल। इसमें डुप्ले एकमात्र फ्रांसीसी व्यक्ति है, और फिर यहां से लेकर के माउंटबेटन तक ये सारे अंग्रेज गवर्नर और गवर्नर जनरल हमें दिखाई पड़ते हैं। इनके पद नाम बदले हैं, जैसे कि 1773 में हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद आता है। 1833 में हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आता है। 1858 में वायसराय का नाम जुड़ जाता है यहाँ पर। और अब तक हमारे पास कर्जन से और इसके अलावा डलहौजी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। डलहौजी से प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक भारत के निर्माण में डलहौजी की भूमिका को बताइए। अक्सर विद्यार्थी केवल नकारात्मक भूमिकाओं को पढ़ रहा होता है, गवर्नर और गवर्नर जनरलों को, लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण क्या होता है कि ठीक है, अंग्रेजों की नीतियां उनके साम्राज्यवादी जो हित हैं, जो औपनिवेशिक हित हैं, उनसे प्रेरित हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी तो हुए हैं भारतीयों को, चाहे शिक्षा हो, चाहे रेलवे हो, ये सारे विषय, चाहे प्रशासन के विषय हो। आप देखिए आजादी के बाद भी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का ही तो सबसे अधिक असर है, क्योंकि हमने आजादी के दौरान जो हमारा संघर्ष हुआ, हमने इस व्यवस्था को ध्यान से जाना, समझा, इसकी खूबियां, खामियां दोनों को समझा, तो आजादी के बाद में स्वीकार किया इसको। ओके, अगर कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को यहां पर एक सारांश के रूप में मैं आपको बताऊं तो 18वीं सदी का भारत, यह मैंने आपको सबसे पहले बताया। नरम दल, अब नरम दल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, और नरम दल के लोग कई बार ये तक कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि हम असफल रहे, क्योंकि जब ये असफल होते हैं तो यहीं से गरम दल के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है, लाल बाल और पाल। और जब गरम दल के लोग युवाओं को, नवयुवकों को जोड़ते हैं लेकिन उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो यहीं से हम देखते हैं कि भारत के अंदर में जो क्रांतिकारी विचारधारा है, इस क्रांतिकारी विचारधारा के पहले चरण का आरंभ होता है। और गांधी जी और उनके आंदोलन मैं आपको बता ही चुका हूं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, दोनों में बहुत काम की रहती है। गांधी जी के आंदोलन ये भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही बहुत उपयोगी रहते हैं। तो यहां तक आते हुए मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए विषयों को हमने देखा और समझा। अब अंत में एक विषय जो कि बच्चों की तरफ से बहुत पूछा जाता है वो ये रहता है कि सर, काल क्रम के आधार पर घटनाओं को व्यवस्थित करने वाला जो प्रश्न हमारे सामने आता है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन, 5 घटनाएं हो गई। तो अब क्या करें सर? इनके ईयर याद करें। एक एक साल में 2-2, 3-3, कई साल में तो 4-4, 5-5 घटनाएं हैं, तो क्या इनके ईयर याद करें? तो इन पर मेरी एक ही सलाह रहती है कि आप काल क्रम की तुलना में आप ध्यान दें कथा क्रम पर, या आप ध्यान दें किस पर? स्टोरी लाइन पर। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं इन 5 घटनाओं के बारे में, तो इन 5 घटनाओं में एक लॉजिकल सीक्वेंस है। कैसे है? रॉलेट एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा 1919 में भारत के अंदर में राष्ट्रवादी घटनाओं को रोकने के लिए, और इसी का विरोध होता है। पंजाब में कई नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध होता है।
सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू आदि की। जलियांवाला बाग में बैठक होती है और यहां पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई जाती हैं। अब इसके बाद भारत में आक्रोश बढ़ता है अंग्रेजों के प्रति। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा की बात की जा रही थी, लेकिन चौरी चौरा में हिंसा हो गई, आंदोलन को रोक दिया गया। और अब इस आंदोलन के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या हो, इस पर कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। और परिवर्तनवादी स्वराज दल की स्थापना कर देते हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू। देखा आपने किस तरीके से इन सारी घटनाओं को एक सीक्वेंस में हमने अरेंज कर लिया। अब इसी में कुछ और घटनाएं भी जोड़ी जा सकती हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग बना था। इसी बीच खिलाफत आंदोलन का भी आगाज हुआ था, राइट। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जो कालक्रम वाले प्रश्न होते हैं वो कोई तनाव नहीं पैदा करते, बशर्ते आपके पास एक सही तकनीक हो। अगर सही तकनीक है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं करता। मैं आशा करता हूं यह पूरी चर्चा आप सभी के लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।